हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे मामा भांजायस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ अधोसंरचना। इससे पहले मैंने आप लोगों को एमएसएमई कंप्लीट करवाया था। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं अधोसंरचना। अब ये अधोसंरचना क्या होता है? अधोसंरचना का एक और नाम है जिसे हम बुनियादी ढांचा भी कहते हैं। तो अब यहाँ अधोसंरचना के बारे में जानेंगे कि अधोसंरचना या फिर बुनियादी ढांचा क्या होता है। तो पहले मैं आप लोगों को पढ़ाने से पहले एक सिनॉप्सिस तैयार करती हूँ कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। जैसे अभी अधोसंरचना के अंतर्गत हमें आगे क्या पढ़ना है, तो अधोसंरचना का आशय बताना है, साथ ही साथ क्या है राज्य की अधोसंरचना के बारे में बताना, अर्थात हमारे मध्य प्रदेश की अधोसंरचना क्या है उसके बारे में बताऊंगी। तो हमारे राज्य की अधोसंरचना है वो उस दो भागों में बांटा गया, एक आर्थिक अधोसंरचना और एक होता है सामाजिक अधोसंरचना। अब ये आर्थिक अधोसंरचना में क्या होता है, तो इसके अंतर्गत आर्थिक अधोसंरचना के अंतर्गत हमें ऊर्जा, परिवहन, बैंकिंग और संचार इनके बारे में जानना है। क्या हुआ, आर्थिक अधोसंरचना और सामाजिक अधोसंरचना के अंतर्गत हमारे राज्य की अधोसंरचना को बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। तो उसके अंतर्गत हमें आर्थिक अधोसंरचना के बारे में पढ़ना है, उसमें ऊर्जा, परिवहन, बैंकिंग और संचार के बारे में पढ़ना है। फिर परिवहन के अंतर्गत भी हमें परिवहन कौन कौन से, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, इनके बारे में चर्चा करनी है। फिर सामाजिक अधोसंरचना है वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इसको अलग से पढ़ेंगे। जब अधोसंरचना पढ़ रहे हैं ना उस समय हम सामाजिक अधोसंरचना नहीं पढ़ेंगे, मतलब कि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल इनके बारे में हमें आगे पढ़ना है, ठीक है, इसके अंतर्गत नहीं पढ़ना है। तो हमारे अधोसंरचना में हमें किसको पढ़ना है, तो हम क्या पढ़ेंगे, केवल आर्थिक अधोसंरचना ही पढ़ेंगे। तो चलो मैं आप लोगों को बताती कि अधोसंरचना क्या होती है। तो यहाँ दिया है कि अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, अर्थव्यवस्था को, हमारी इकोनॉमी को क्या है, इकोनॉमी का ग्रोथ करने के लिए, तो हमारी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिन सेवाओं और सुविधाओं की आवश्यकता होती है उसे हम अधोसंरचना कहते हैं। हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है हमारी अधोसंरचना को विकसित करने के लिए, हमारी अधोसंरचना को विकसित करने के लिए हम जिन सेवाओं और सुविधाओं की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहेंगे, अधोसंरचना। अभी हमें कौन कौन सी सेवाएं हमें प्राप्त होनी चाहिए, जैसे मान लेते हैं ऊर्जा, परिवहन, बैंकिंग, संचार, ये सभी चीज़ें हमें आवश्यक है ना, हमारे जीवन यापन के लिए सभी चीज़ें हमें आवश्यक है। साथ ही साथ सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, ये भी हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सहयोग है। तो क्या कहा गया इसमें, अधोसंरचना का मतलब होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने या उन्हें संचालित करने के लिए जिन सेवाओं की और जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है उसे ही हम अधोसंरचना कहा जाता है या कहते हैं। किसी भी राज्य के विकास में अधोसंरचना का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह किसी भी राज्य की आर्थिक विकास की आधारशिला होती है। किसी भी राज्य की जो विकास करने की आधारशिला क्या होती है, अधोसंरचना होती है। ये समझ में आया आप लोगों को कि अधोसंरचना क्या है और इसके अंतर्गत हमें ये चीज़ें पढ़ना है। और अधोसंरचना का मतलब होता है हमारी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन सेवाओं और जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, अधोसंरचना कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सी सेवाएं और कौन सी सुविधाएं हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है, तो वो आगे जानेंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ते इसका आशय। अब अधोसंरचना का आशय क्या होता है या फिर इसमें उसकी परिभाषा ही जानेंगे अपन। तो क्या कहा गया कि अधोसंरचना किसी भी आधुनिक विकास की एक आधारशिला है। मतलब कि अधोसंरचना क्या होती है, तो किसी भी आधुनिक अधोसंरचना, आधुनिक का मतलब जो वर्तमान में चल रहा है, तो उसका विकास करने के लिए एक आधारशिला है। एक आधारशिला मतलब उसकी नींव है। तो क्या हो गया, जो अधोसंरचना है वो आधुनिक विकास की एक क्या है, आधारशिला है। फिर आता है अधोसंरचना से आशय उन सेवाओं और उन सुविधाओं से है जो देश के औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और विभिन्न वाणिज्य एवं आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। अधोसंरचना से आशय है उन सेवाओं से, उन सुविधाओं से जो देश के औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और विभिन्न वाणिज्य एवं आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। अधोसंरचना दो भागों में बांटा गया। इसको कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। दो भाग कौन कौन से होते हैं मैंने आप लोगों को बताया।
एक होता आर्थिक अधोसंरचना और दूसरा होता है सामाजिक अधोसंरचना। पहला होता आर्थिक अधोसंरचना, दूसरा होता है सामाजिक अधोसंरचना। तो ये सतत, जब हमने सतत विकास पढ़ा था, जब हमने सतत विकास लक्ष्य पढ़ा था, उसके 9वें लक्ष्य में क्या है, अधोसंरचना आता था। तो क्या हो गया, अधोसंरचना सतत विकास के 9वें लक्ष्य में है। क्या है, जो सतत विकास के हमने सतत विकास के जो 17 गोल पढ़े हमने, उसमें से 17 में से 9वें लक्ष्य में क्या है, अधोसंरचना को लाया गया था। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते फिर, अब पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट। सॉरी, अब पढ़ेंगे अपन दूसरा पॉइंट, मतलब इसमें क्या पढ़ेंगे, राज्य की अधोसंरचना। तो राज्य की अधोसंरचना दो प्रकार से होती है, एक आर्थिक होती है और एक सामाजिक। तो हम सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे, आर्थिक वाली पढ़ेंगे, मतलब हमें यहाँ पर आर्थिक अधोसंरचना का ही विकास करना है। तो पहले आर्थिक अधोसंरचना के अंतर्गत पहला जो पॉइंट है वो है ऊर्जा। अब ऊर्जा में हमें ऊर्जा का विकास करना, या ऊर्जा में हमें कौन कौन चीजों की आवश्यकता है के बारे में जानते हैं। तो ऊर्जा, जिन राज्यों में सस्ते एवं पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा के साधन उपलब्ध होते हैं, वहां आर्थिक गतिविधियों को भी अधिक बढ़ावा मिलता है। क्या कहा गया इसके अंतर्गत, कि जिन राज्यों में सस्ते या फिर पर्याप्त ऊर्जा के साधन मिल जाए, उसका आर्थिक गतिविधियों को अधिक बढ़ावा देता है। ये क्या करता है, जिन राज्यों में जो ऊर्जा के संसाधन अधिक हो, उसका आर्थिक विकास क्या होता है, जल्दी होता है ना, उसका आर्थिक विकास में अधिक बढ़ावा मिलता है, ऐसा कहा गया। तो मध्य प्रदेश में दो प्रमुख स्रोत है, मध्य प्रदेश में ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत है, वो कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश में ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत है, पहला होता है परंपरागत, दूसरा होता है गैर परंपरागत। पहला होता है परंपरागत और दूसरा होता है गैर परंपरागत। अब परंपरागत मतलब जो परंपरा हमारी चली आ रही है, जो परंपरागत मतलब लंबे समय से चले आ रहे हैं, जैसे क्या हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, है ना, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, मतलब जो भी इसमें आता है परंपरागत रूप से, गैस हो गई, बायोगैस हो गई, गैस हो गई, ये सभी। तो क्या परंपरागत स्रोत का मतलब होता है कि जो परंपरा मतलब जो लंबे समय से चले आ रहे हैं। और यहाँ गैर परंपरागत के अंतर्गत क्या आएगी, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, है ना, ये सभी चीजें मतलब अभी ये वर्तमान में बनाएगी, हाल ही के वर्षों में इन्हें विकसित किया गया है। तो क्या हो गया, जो परंपरागत होते हैं, जो पहले से ही क्या है चले आ रहे हैं, मतलब जब बहुत समय से इनका विकास होता रहा है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इनका। और परंपरागत, गैर परंपरागत के अंतर्गत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सभी चीजें मतलब कि इनका हाल ही के वर्षों में विकास किया गया, उसे हम क्या कहेंगे, गैर परंपरागत कहेंगे। तो मध्य प्रदेश में 1982 में, कब, मध्य प्रदेश में 1982 में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1982 में किसकी स्थापना की गई थी, ऊर्जा विकास निगम। ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, 1982। मध्य प्रदेश में 1982 में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई थी। और राज्य सरकार के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 2010 में की गई थी। ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 1982 में की गई थी और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की स्थापना 2010 में की गई थी। और नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 में लाई गई। तो चलो इन तीनों को मैं लिख के बताती हूँ आप लोगों को। पहले तो 1982 में ऊर्जा विकास निगम लाया गया। कौन सा लाया गया, ऊर्जा विकास निगम। 1982 में ऊर्जा विकास निगम लाया गया। फिर 2010 में क्या लाया गया, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, क्या लाया गया, नवीकरणीय ऊर्जा विभाग लाया गया। नवीकरणीय ऊर्जा विभाग। और नवीकरणीय ऊर्जा नीति कब लाई गई थी, 2022 में। 2022 में लाई गई थी नवीकरणीय ऊर्जा नीति। तीनों का आप याद रखना।
पहले तो 1982 में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई थी। फिर 2010 में नवीकरणीय ऊर्जा विभाग लाया गया। देखो, निगम लाया गया था ऊपर और विभाग कब लाया गया था? 2010 में। और 2022 में नवीकरणीय ऊर्जा नीति बनाई गई थी। तीनों में कंफ्यूज मत होना। 82 में क्या हुआ था? तो ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? भोपाल में की गई थी। तो ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कहाँ पर की गई थी? भोपाल में। कब की गई थी? तो 1982 में। फिर नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी? 2010 में। और नवीकरणीय ऊर्जा नीति लाई गई थी 2022 में। तो ऊर्जा समझ में आया आप लोगों को? क्या कहा इसमें? ऊर्जा मतलब जिन राज्यों में ऊर्जा के साधन सस्ते एवं पर्याप्त मात्रा में हो, उसका आर्थिक विकास में बढ़ावा अधिक मिलता है। जहाँ पर ऊर्जा के साधन अधिक होंगे, वहाँ उस राष्ट्र या उस राज्य की गतिविधियाँ अधिक होगी या अधिक बढ़ावा मिलेगा उसको। जैसे हमारे यहाँ पर गैर परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन है ना। फिर मध्य प्रदेश में 1982 में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? भोपाल में की गई थी। राज्य सरकार के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की स्थापना 2010 में की गई थी। राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 में लाई गई थी। इतना समझ में आया आप लोगों को ये? चलो आगे बढ़ते हैं फिर बाद में। अब आगे पढ़ते, राज्य में पवन ऊर्जा नीति कब लाई गई थी? तो राज्य में पवन ऊर्जा नीति लाई गई थी 2012 में। राज्य में पवन ऊर्जा नीति कब लाई गई थी? 2012 में। कब लाई गई थी? 2012 में। राज्य में पवन ऊर्जा नीति कब लाई गई थी? 2012 में। मध्य प्रदेश में वर्तमान में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कुल ऊर्जा का उत्पादन, मध्य प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार देखा जाए तो कुल ऊर्जा का उत्पादन कितना किया गया है? 28,000 मेगावाट किया गया है 2022-23 में। 2022-23 में हमारे एमपी में ऊर्जा का उत्पादन कितना किया गया? 28,000 मेगावाट किया गया है। कितना किया गया है? 28,000 मेगावाट किया गया है। एक सेकेंड रुकना है ना, इसका थोड़ा ब्राइटनेस कम कर लो। तो क्या हुआ? राज्य में ऊर्जा नीति लाई गई थी 2012 में। मध्य प्रदेश में वर्तमान में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में कुल ऊर्जा का उत्पादन कितना किया गया था? तो 28,000 मेगावाट किया गया था। फिर अभी ही अप्रैल 2024 में इतना मेगावाट कर दिया गया, मतलब 28,774 मेगावाट कर दिया गया। तो 23-24 में कितना, 22-23 में कितना था? तो 28,000 था। कितना था? 28,000 था। परंतु अप्रैल 2024 में इसको कितना कर दिया गया, अर्थात कितने की वृद्धि हो गई? तो 774 की वृद्धि हो गई। तो क्या हो गया? 28,774 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन हो गया था। राज्य में गत वर्षों में सौर ऊर्जा का उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। राज्य में गत वर्षों की तुलना में देखा जाए तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। फिर जून 2023 तक मध्य प्रदेश में कुल सौर ऊर्जा का उत्पादन कितना हो गया था? इतना हो गया था। तो क्या हो गया? जून 2023 तक मध्य प्रदेश में कुल सौर तो क्या हो गया? जून 2023 में मध्य प्रदेश में कुल सौर ऊर्जा का उत्पादन 3021 मेगावाट हो चुका था। कितना हो गया था? 3021 मेगावाट हो गया था। और फिर क्या हुआ? सितंबर 2024 में मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा का उत्पादन हो गया 60,000। देखो यहाँ पर मैंने कहा पवन ऊर्जा की बात कर रही, यहाँ पर कौन सी? यहाँ पर मध्य प्रदेश की कुल ऊर्जा की बात चल रही है। यहाँ पर मैंने कहा मध्य प्रदेश की कुल ऊर्जा हो गई थी 28,000, परंतु अप्रैल 2024 में कितना हो गया था? इतने में वृद्धि हो गई, मतलब 28,774 हो गया था। परंतु यहाँ मैं सौर ऊर्जा की बात कर रही हूँ। तो सौर ऊर्जा का उत्पादन कितना हो गया था? 3021 रहा था। परंतु सितंबर 2024 में सौर ऊर्जा का कुल उत्पादन कितना हो गया था? 7,000 मेगावाट हो गया था। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन में 8वां स्थान है। हमारा मध्य प्रदेश भारत में, हमारा जो मध्य प्रदेश है
वो भारत में सौर ऊर्जा में कौन सा स्थान रखता है, तो 8वां स्थान रखता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अच्छे से एक बार बता देती हूँ। पहले तो पवन ऊर्जा नीति कब लाई गई थी, 2022 में लाई गई थी। 2022 में पवन ऊर्जा नीति लाई गई थी। फिर बाद में राज्य में कुल ऊर्जा का उत्पादन कितना किया जाता है, तो राज्य में कुल ऊर्जा का उत्पादन 22-23 के अनुसार देखा जाए तो कितना किया जा रहा था, 28,000 मेगावाट किया जा रहा था। परंतु आगे चलकर अप्रैल 2024 में उसका उत्पादन बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 774, मतलब कितना हो गया, 28,774 मेगावाट में वृद्धि हो गई। फिर सौर ऊर्जा में सर्वाधिक हमारे राज्य में गत वर्षों की तुलना में देखा जाए तो सौर ऊर्जा का उत्पादन अधिक किया जा रहा है। तो हमारी सौर ऊर्जा का उत्पादन कुल कितना था, 3021 था। फिर बाद में 24 के अनुसार देखा जाए तो कितना हो गया, 7,000 हो गया। इसीलिए हमारा जो मध्य प्रदेश है वो भारत में सौर ऊर्जा में 8वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है, 8वां स्थान रखता है। इतना समझ में आया आप लोगों को? प्लीज समझ में आए तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं, कौन सी इसमें डाउट हो रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इस प्रकार से मैं अच्छे से पढ़ाऊं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब पढ़ते पवन ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में 8वां स्थान है। देखो सौर ऊर्जा में भी और पवन ऊर्जा में भी, यहाँ सौर ऊर्जा में भी तो क्या हुआ, जो हमारा मध्य प्रदेश है वो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा में मध्य प्रदेश जो हमारा है वो कौन सा स्थान रखता है, 8वां स्थान रखता है। वर्तमान मध्य प्रदेश में बायोमास ऊर्जा का भी उत्पादन किया जाए। वर्तमान हमारे मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के साथ साथ बायोमास ऊर्जा का भी उत्पादन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत 45,000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन रखा गया। मतलब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें क्या करना है, ऊर्जा में भी हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो क्या कहा हमारी राज्य सरकार ने कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात नई नवीकरणीय ऊर्जा का निर्माण करके और हमें कितना करना उत्पादन, उसका 45,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया कि हमें इतना उत्पादन करना है। इतना समझ में आया? चलो अब हमने ऊर्जा पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे परिवहन। अब हम क्या पढ़ेंगे, परिवहन। अब परिवहन क्या होता है, या परिवहन में कितनी उसकी कुल लंबाई कितनी है, परिवहन के अंतर्गत क्या आता है, सड़क आता है, रेल परिवहन, वायु परिवहन सभी आते हैं। तो हम सबसे पहले सड़क पढ़ेंगे। तो परिवहन, मध्य प्रदेश में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में कुल सड़कों की लंबाई है 72,961। मध्य प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश में कुल सड़कों की लंबाई, कुल सड़कों की लंबाई मध्य प्रदेश में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है, तो 72,961 किलोमीटर। मतलब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सड़कें कुल कितनी लंबाई, मतलब सड़कों की लंबाई कितनी है, तो आप क्या कहोगे, 72,961। ये पॉइंट याद रखना कि हमारे मध्य प्रदेश में सड़कों की लंबाई कितनी है, तो 72,961 किलोमीटर है। फिर ये 72,961 किलोमीटर तो कुल सड़कों की लंबाई है। इसमें राज्य की सड़क आती है, अलग आती है, पूरी नेशनल हाईवे अलग आते हैं, स्टेट हाईवे अलग आते हैं, जिला मार्ग अलग आते हैं, ग्रामीण मार्ग अलग आते हैं, है ना। तो ये सब पढ़ते हैं अपन अलग अलग से। तो नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है, देखो ये तो अपन ने कुल जाना है, जैसे क्या है 72,961, ये कुल सड़कों की लंबाई है, कुल सड़क है, कुल सड़क है। उसमें से 72,961 में से नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी हो गई है, 8,858। कितना हो गया है, इसमें 72,961 में से हम कितना निकाल लेंगे, 8,858 किलोमीटर हम निकाल लेंगे। किसकी है ये लंबाई, नेशनल हाईवे की। किसकी है, नेशनल हाईवे की। फिर आएगा स्टेट हाईवे, अर्थात हमारे राज्य के स्टेट हाईवे की लंबाई कितनी हो गई, 11,389। 11,389 किसकी है, ये स्टेट हाईवे की लंबाई है। और नेशनल हाईवे की लंबाई है 8,858। तो कुल सड़कों में से ये घटाते जाएंगे, कुल सड़क की लंबाई में से ये सब चीजें हम क्या करेंगे, घटाते जाएंगे। तो पहले नेशनल हाईवे की हम बात करें तो 8,888 किलोमीटर, फिर आएगा 8,858 किलोमीटर। और स्टेट हाईवे की लंबाई कितनी है, 11,390 किलोमीटर।
फिर जिला मार्ग की लंबाई कितनी है, तो 23,401 है। जिला मार्ग की लंबाई कितनी है, 23,401 किलोमीटर है। फिर आता है ग्रामीण मार्ग। ग्रामीण मार्ग की लंबाई कितनी है, तो 29,313। ग्रामीण मार्ग की लंबाई कितनी है, तो 29,313 किलोमीटर आती है। तो आप इन सभी को जोड़ोगे तो लंबाई आपकी ये आ जाएगी 72,961। आया समझ में कि हमारे सड़कों की लंबाई है 72,961। उसमें से 72,961 में से हम सब जो भी चीज़ें हम अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको, ये पढ़ा दिया, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला मार्ग, ग्रामीण मार्ग, इनको आप क्या करोगे, माइनस करते जाना। तो नेशनल हाईवे की लंबाई है 8,858। नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है, तो आप क्या कहोगे, 8,858 किलोमीटर। स्टेट हाईवे की लंबाई कितनी है, तो 11,389 11,389 किलोमीटर। जिला मार्ग की कितनी है, तो 23,401 किलोमीटर है। ग्रामीण मार्ग की लंबाई कितनी है, तो 29,313 किलोमीटर। आया समझ इतना। फिर सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 15वां स्थान है। सड़कों की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे भारत में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, 15वां स्थान रखता है। मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 46 है। मतलब हमारे यहाँ पर नेशनल हाईवे की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहोगे, नेशनल हाईवे की संख्या 46 है। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे वो भी 46 वाला ही 46 है ना। तो क्या हो गया, मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, 46 है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर 46 क्या है, हमारे यहाँ पर नेशनल हाईवे है। और सबसे बड़ा नेशनल हाईवे भी कौन सा, हमारा 46 नेशनल हाईवे ही हमारा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। तो इतना समझ में आया आप लोगों को। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते फिर। अब हम सड़क से संबंधित सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं लाई गई है, सरकार कौन कौन सी योजना निकालता है सड़कों से संबंधित, सड़कों को उनका संरक्षण करने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए, उनकी मरम्मत करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं निकाली जाती है, उनके बारे में जानेंगे। तो पहली योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आप नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, ग्राम सड़क योजना है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस योजना को कब लाया गया था, तो इस योजना को लाया गया था 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भारत सरकार के द्वारा 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। तो क्या हुआ कि भारत में यह योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। इसके तहत सभी गांवों को 12 मासीय सड़कों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना के तहत क्या कहा गया, तो हर ग्राम में हर सड़क को क्या करना है, 12 मासीय सड़कों का निर्माण करना है। 12 मासीय का मतलब होता है धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, किसी भी मौसम में वो सड़कें क्या हो, नष्ट ना हो। मतलब 12 मासीय, अपने आप मंथ कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो 12 मासीय मतलब पूरे महीने, पूरे साल चलने वाली सड़कों का निर्माण करना है। किसका उद्देश्य है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इसको प्रारंभ कब किया गया था, तो 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को प्रारंभ किया गया था। इसके तहत ग्राम में सड़कों का निर्माण करना है, परंतु किस प्रकार की सड़कों का निर्माण, तो 12 मासीय सड़कों का निर्माण करना है। इतना समझ में आया। आगे बढ़ते, ये सड़कों का निर्माण कहाँ कहाँ होना चाहिए, है ना। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 500 की आबादी हो, उन्हें सड़कों से जोड़ने का प्रावधान किया गया। इसके तहत क्या कहा गया कि ऐसे क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र भी, पर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 500 से ज़्यादा आबादी रहे, 500 से ज़्यादा लोग रहे, वहाँ पर ही सड़कों का निर्माण किया जाएगा। किसके तहत, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। तो फिर यदि कोई क्षेत्र, और इसमें छूट भी दी गई है जनजाति क्षेत्र को, इसमें छूट दी गई है जनजाति क्षेत्र को। तो यदि कोई क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र है और वहाँ की आबादी 250 से अधिक हो, वहाँ पर भी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ था, ये योजना लाई गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो आप क्या कहोगे, 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। इसके तहत इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेष क्या है, इसमें विशेष क्या है, तो यहाँ पर 12 मासीय सड़कों का निर्माण करना है, 12 मासीय सड़कों का निर्माण करना है।
12 माह से सड़कों का निर्माण करना है। परंतु ये सड़कों का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो 500 से ज़्यादा आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में तो की जाएगी, है ना। क्या हुआ? ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही है, परंतु जहाँ पर आबादी कितनी होना चाहिए? 500 आबादी होना चाहिए। आबादी कितनी होना चाहिए? 500 होनी चाहिए। परंतु इसमें एसटी अर्थात जनजाति क्षेत्र को छूट दे दिया गया और वहाँ पर कहा गया कि 250 एसटी अर्थात 250 जनजाति क्षेत्र होगा, वहाँ पर भी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पता हो गई। 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई थी। इसमें गाँवों को 12 माह से सड़कों का निर्माण से जोड़ना है, लक्ष्य रखा गया ऐसा। तो जहाँ पर 500 तक की आबादी होगी ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ जनजाति क्षेत्र को छूट देकर 250 से अधिक गांव वहाँ पर होंगे, आबादी इतनी होगी तो वहाँ पर भी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ये इस प्रकार से आपने कहीं पे रोड पे देखा होगा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये ऐसा लगा होगा, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सड़कों का निर्माण करना है। चलो अब पढ़ते हैं मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना। अब मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना था, अब पढ़ते हैं मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 2014 को। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना की शुरुआत, इसकी शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 2014 को। कब की गई थी? 1 जनवरी 2014 को। तो मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2014 को की गई थी। इसके राज्य में इसके तहत किसानों के घर, राज्य में इसके तहत क्या कहा गया? राज्य में इसके तहत किसानों के घरों तक सड़क का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया। मतलब क्या कहा कि मान लेते हैं यहाँ पर क्या है? यह खेत है, ये क्या है? यहाँ पर खेत है, और ये क्या है उसका? यहाँ पर क्या हो गया? उसका मकान हो गया। ये क्या होगा? मकान। तो क्या किया जाए कि खेत से लगाकर घर तक सड़कों का निर्माण किया जाए, ऐसा कहा गया। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना, तो खेत से कहाँ पर? घर तक। खेत से घर तक क्या करना चाहिए? सड़कों का निर्माण करना चाहिए, इस योजना का लक्ष्य रखा गया है। तो इसके तहत इसकी शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 2014 को की गई थी। इसका उद्देश्य या फिर अपन इसका लक्ष्य क्या है वो कह सकते हैं, तो किसानों के घर से खेतों तक सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया। किसानों से घर से खेतों तक, मतलब इसीलिए किस लिए खेतों तक करना है? मतलब कि जो बड़े बड़े किसान होते हैं तो वो क्या करते हैं? सीधा माल कहाँ से? खेत से ले जाकर कहाँ? मंडी तक ले जाना रहता है, तो वहाँ पर वाहन, बड़े बड़े वाहन भी खेत तक चले जाए, इसलिए क्या किया गया? इस योजना के तहत किसानों के घर से लगाकर खेत तक सड़कों का निर्माण करना होगा। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये क्या है? ये ट्रैक्टर जा रहा है ना। तो ये क्या है? सड़क है, यहाँ पर ये सड़क जा रही है, तो ये उनके खेतों तक जाएगी। तो ये किस प्रकार की एक सरकारी योजना है वो तो हम पढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना। इतना समझ में आया? इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 जनवरी 2014 को मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना की शुरुआत की गई थी, और इसका जो उद्देश्य होता है किसानों के घर से लगाकर खेतों तक क्या है? सड़कों का निर्माण किया जाए। आया समझ में इतना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पढ़ा। अब पढ़ते हैं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब हमारे राज्य की योजना पढ़ते हैं। तो इसकी शुरुआत की गई थी, यह योजना कब लागू की गई थी? 2010-11 में। इसकी शुरुआत कब की गई थी? मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की गई थी 2010-11 में, इसकी शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2010-11 में की गई थी। इसमें क्या कहा गया है? देखो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का लक्ष्य क्या था? आपने देखा 12 माह से सड़कों का निर्माण करना है, गांव में 12 माह से सड़कों का निर्माण करना उसका लक्ष्य रखा गया। तो जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना होगी उसका लक्ष्य भी वही है। इसका लक्ष्य भी क्या है? सामान्यतः 250 से कम तथा आदिवासी क्षेत्रों में 500 से कम तथा 250 तक जनजाति क्षेत्र में आबादी वाले को क्या करना है? ग्रामों को 12 मासीय एकल संपर्क से जोड़ना है। मतलब सीधी सी बात है, इसमें कह रहे हैं कि गांव में 500 से ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र में क्या करना है? इसका सड़क का निर्माण करना है। परंतु यदि जनजातीय क्षेत्र है तो वहाँ पर 250 से अधिक की आबादी हो
तो वहाँ पर भी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। परंतु सड़कों का निर्माण किस प्रकार से? 12 मासीय सड़कों का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एक ही है, मतलब एक नहीं है, एक राज्य सरकार के द्वारा और एक केंद्र सरकार के द्वारा निकाली गई है। वो भारत सरकार के द्वारा निकाली गई है, राज्य सरकार के द्वारा, परंतु इन दोनों का लक्ष्य एक ही है ना। चलो समझ में आ गया। बस इसमें इतना, इसकी योजना याद कर लेना कब आई थी, 2010-11 में आई थी, है ना, दोनों में बाकी तो सेम है। ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब सड़क पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे अपन? सड़क। अपन ने सड़कों के बारे में पढ़ लिया है, परंतु सड़क भी किस प्रकार से होनी चाहिए उसके बारे में जानते हैं। सड़क परिवहन सबसे सुगम एवं सस्ता रास्ता है। मतलब सड़क परिवहन से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। अन्य साधन संसाधन से भी जा सकते हैं, पर सड़क परिवहन एक क्या है, सस्ता एवं सुगम साधन है। मतलब सड़क से अपन जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। अब एरोप्लेन से जाएंगे, रेल से जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर टिकट वगैरह लगाना पड़ेगा, बहुत उसकी बहुत क्या होती है, क्या कह सकते हैं कि प्रक्रिया होती है, उसकी बहुत प्रक्रिया होती है। परंतु सड़क से क्या है, अपन को जब जाना हो तब अपन चल पड़ो, है ना। तो क्या हो गया कि सड़क परिवहन सबसे सुगम एवं सस्ता साधन है। आर्थिक विकास के आधारशिला में सड़कों का सर्वाधिक महत्व होता है। आर्थिक विकास के लिए क्यों इनका महत्व होता है? तो इनका महत्व इसलिए होता है कि मान लेते जो किसान वगैरह रहते हैं, वो क्या करते, अपने खेतों से जो सामान ले जाते, मंडी तक ले जाते, तो आसानी से ले जा सकते हैं, तो वो आर्थिक विकास में सहभागी हो रहे हैं ना। इसलिए क्या हो गया, जो सड़क है वो क्या करती है, आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। मान लेते यदि सड़क का निर्माण नहीं किया जाता और वायु परिवहन और रेल परिवहन ही होता, तो रेलों से ले जाते तो कितना कष्ट होता, वायु परिवहन से ले जाते तो कितना कष्ट होता। और हमारे यहाँ सड़क परिवहन है, इसलिए क्या हो गया, सड़क परिवहन से सुगमता से ले जा सकता, एक स्थान से दूसरे स्थान हम आसानी से अच्छे से जा सकते थे, है ना। इसलिए तो पिछले कुछ वर्षों में राज्य में सड़क परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए, मतलब वर्तमान के समय, उसको आधुनिक का मतलब होता है वर्तमान में जो चल रहा है उसी की तरह उसको बनाने के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की सड़क और संरचना में सुधार किया गया। क्या कहा, पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो राज्य में सड़क परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए, अर्थात जो वर्तमान में समय चल रहा है उसके अनुसार बनाने के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में सड़क और उनकी संरचनाओं में सुधार किया जा रहा है। मतलब आधुनिक बनाने के लिए उनकी सड़क, उनकी जो संरचना है उनमें क्या किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है। जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार देखें तो कुल सड़कों की लंबाई मैंने आप लोगों को बता दी है, 72,961 है। कितनी है, 72,961 है, जो कि गत वर्ष की तुलना में अधिक है। मतलब सड़कों का निर्माण भी ज्यादा से किया जा रहा है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो क्या है, ज्यादा है। राज्य के सड़क मार्गों के अंतर्गत निम्न मार्ग भी आते हैं, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, NH नेशनल हाईवे, जिसकी कुल लंबाई 8,858 किलोमीटर है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो यहाँ तक समझ में आया कि सड़क क्या होता है। सड़क परिवहन सबसे सुगम एवं सस्ता साधन होता है, जो आर्थिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो क्या होता है, ये जो सड़क है ना, अपन यहीं से पढ़ते हैं, फिर अगले एक लेक्चर में क्या कर देंगे, अगला जो आगे का जो बचा है वो कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।